जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि किसी भी रीजन में जो रहने वाले लोग होते हैं इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक वहाँ की जो लोकल जोग्राफी है, लोकल फिजियोग्राफी जो है इससे वहाँ पर वो अफेक्ट होती है। जैसे माउंटेन्स में रहने वाला इंसान और प्लेन्स में रहने वाला इंसान, इन दोनों की लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक आपको अलग अलग दिखेगी। इसी तरीके से प्लेन्स में रहने वाला इंसान एंड वैलीज में रहने वाला इंसान और उसी के साथ रिवर के साथ रिवर के बैंक के ऊपर रहने वाले इंसानों की लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती है। तो इसी को हमें यहाँ पर समझना है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल जोग्राफी, डिफरेंट डिफरेंट फिजियोग्राफी हमें यहाँ पर क्यों दिखाई देती है। अब ये जो डिफरेंट टाइप के सरफेसेस हमें अर्थ के ऊपर दिखाई देते हैं, इसके पीछे हमें दो प्रोसेसेस हमें यहाँ पर दिखाई देती है जो अर्थ के ऊपर होती है। एक अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है जो हमें दिखाई देती है, जिसमें हमें वेदरिंग, मास मूवमेंट, उसके बाद यहाँ पर इरोजन, डिपोजिशन, ये सब चीज़ें आती है। और दूसरी एक प्रोसेस होती है जो अर्थ के अंदर होती है। इसी को हम यहाँ पर एंडोजेनिक प्रोसेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। ये जो एंडोजेनिक प्रोसेस होती है ये क्या होती है, ये अर्थ के अंदर होती है, ये हमें सरफेस के ऊपर दिखाई नहीं देती। और इसी को स्टडी करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। अर्थ की जो सरफेस के ऊपर होने वाली प्रोसेस है उसमें आती है वेदरिंग मूवमेंट, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग को भी हम बाद में 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसमें आते हैं फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और मास मूवमेंट भी हम यहाँ पर स्लो मास मूवमेंट एंड रैपिड मास मूवमेंट को स्टडी करते हैं। अब जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस यहाँ पर हो रही है, ये भी यहाँ पर 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है स्लो मूवमेंट डायस्ट्रोफिज्म और दूसरी है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ओरोजेनिक। अब ये ओरोजेनिक मूवमेंट जो होती है इसको हम यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस मतलब क्या, कि जब हम यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, तब यहाँ पर हमें पड़ेगा जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ मूवमेंट करती है, या तो टेंशन क्रिएट होता है या फिर कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है। अब ये टेंशन एंड कॉम्प्रेशन की वजह से वहाँ पर माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, या तो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होंगे या फिर फॉल्ट माउंटेन्स फॉर्म होंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ नामों से नाम बस फैमिलियर करके रखिएगा, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो स्लो मूवमेंट है इसमें यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, या तो इधर ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे आ रहे। अब उसके बाद यहाँ पर जो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये मूवमेंट इसी को कहते हैं हम एपिरोजेनिक मूवमेंट्स। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यही एंडोजेनिक प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ के अर्थ का इंटीरियर समझने की कोशिश करेंगे। अब अर्थ के ऊपर हमने 2 टाइप के फिनोमेनॉज हम यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। इन दोनों के बारे में हमें अगर जानकारी लेनी है तो हम सिर्फ अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें दिख रही है ये समझ के हम यहाँ पर अर्थक्वेक एंड सुनामी को पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सुनामी एंड अर्थक्वेक तो हमें पता है कि ये सिस्मिक वेव्स है जो अर्थ के नीचे से अर्थ के अंदर से आ रहे हैं। जैसे कि ये डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कहीं पर तो वाइब्रेशंस हो रहे हैं और वहां से फिर लोग सब बोल रहे हैं कि ऊपर तो सब कुछ ठीक था। या फिर वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी जो है, ये अंदर से बाहर आ रही है। सुनामी यहाँ पर कहीं पर तो दूर समंदर के अंदर कुछ हो रहा है और वहां से सुनामी आ रही है। तो लोग ये समझना चाहते थे कि अर्थ के अंदर ऐसी क्या चीज हो रही है। और इन्हीं अर्थक्वेक, सुनामी, इनके जो वेव्स हैं इसी से हमें अर्थ का इंटीरियर समझने में मदद होती है। अब कैसे, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अर्थ का इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। ये वैसे भी हमने यहाँ पर लास्ट इसमें यहाँ पर ये पढ़ी थी। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अर्थ का जो इंटीरियर है, ये काफ़ी हद तक डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और एट द एंड हम इस पूरी डायग्राम को यहाँ पर पढ़े होंगे। तो शुरुआत में हम इसको स्किप करके यहाँ पर देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहले 2 टाइप के नॉलेजेस हमारे पास है। एक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। या फिर इनडायरेक्ट सोर्सेस हम कह सकते हैं। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है मतलब क्या, कि हम खुद अर्थ के अंदर जा सकते हैं,
हम खुद वहाँ से मटेरियल लेके आ सकते हैं और उस मटेरियल को यहाँ पर हम एनालिसिस कर सकते हैं और वहाँ से हमें पता चलेगा कि अच्छा ये इतने लेवल पे सरफेस से इतना नीचे जाने के बाद इतनी एक्टिविटीज़ हमें दिखाई दे रही, यहाँ पर इतना प्रेशर है, इतनी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वहाँ से हम इसका एनालिसिस करके ओके इन्फरेंस के साथ यहाँ पर आगे जाते हैं। ओके ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम कहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे माइनिंग एक्टिविटी होती है। ओके साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस बनी गई है वो दुनिया की वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइंस है। ओके डीपेस्ट माइंस में से एक है, ये भी कह सकते हैं हम। तो वहाँ पर वो कितने डीप है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर डीप अंदर है। ओके उसके बाद डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये तो हमने खुद यहाँ पर किया था, लगभग क्या बोलते हैं उसको, जो आर्टिक ओशन में कोला रीजन में यहाँ पर 12 किलोमीटर डीप ड्रिलिंग हुई थी। ओके उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन के साथ अर्थ का अंदर वाला मटेरियल खुद बाहर आ रहा है। ओके तो ये सब चीज़ों में हमें क्या हो रहा है कि वहाँ का अर्थ के अंदर का मटेरियल हमें अवेलेबल हो रहा है, किस चीज़ के लिए, लैबोरेटरी एनालिसिस करने के लिए। ओके तो अभी जो वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहे हैं यहाँ से हमें जो डायरेक्ट मटेरियल हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके अब ये क्या है, ये जो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये मोल्टन मैग्मा है। ओके ये मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर फेंका जाता है। ओके और फिर यहाँ पर ये हम लैब में लेके आते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए। अब ये अर्थ का डायरेक्ट मटेरियल हमें तो मिल रहा है, लेकिन इसका एनालिसिस करना, यहाँ से हमें इसकी प्रॉपर्टीज तो पता चलेगी, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर पता नहीं चलती, वो क्या कि ये जो मोल्टन मैग्मा ये कौन सी डेप्थ से आ रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ का सरफेस है तो ये यहाँ से आ रहा है या फिर यहाँ से आ रहा है या फिर यहाँ से आ रहा है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता ही नहीं कि अर्थ में कौन से लेवल से यहाँ पर ये और कितने डेप्थ से यहाँ पर ये बाहर आ रहा है। राइट तो यहाँ पर भी इसकी थोड़ी सी हमारे लिए ये लिमिटेड सोर्स बन जाता है एनालिसिस करने के लिए। ओके अब यहाँ पर जो हमने माइनिंग, ओके ये जो माइनिंग का जो प्रोजेक्ट था, माइनिंग में 3 से 4 किलोमीटर डीप जाके हम देखते हैं कि किस तरीके के रॉक्स मिल रहे हैं। डीप ड्रिलिंग ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो था इसमें से हमने 12 किलोमीटर डीप जाके यहाँ पर देखा था कि किस तरीके के रॉक्स मिल रहे थे, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनका जो इन्फरेंस है, इनका जो एनालिसिस है, यहाँ से तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है। ओके द प्रेशर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर। ओके और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेस विद द डेप्थ। ये डेंसिटी भी बढ़ती जाती है एंड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर कहाँ से पता चली, ये माइनिंग एक्टिविटी, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, यहाँ से जो हमने एनालिसिस किया है ओके वहाँ से पता चले। ओके अब यहाँ पर हमें 12 किलोमीटर तक किस रेट के साथ यहाँ पर प्रेशर एंड डेंसिटी, ओके इनका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज जो है, इसका तो हमें पता चल सकता है। और यहीं से फिर आगे अर्थ का जो पूरा इंटीरियर है इसकी एक तरीके से एनालिसिस, एक तरीके से इन्फरेंस लगा जाता है कि अच्छा चलो यहाँ तक इस रेट के साथ बढ़ रहा था प्रेशर, तो इसके बाद इंटीरियर तक इतना ही रेट बढ़ेगा, तो यहाँ पर इंटीरियर में इतना प्रेशर होगा। राइट तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स एट डिफरेंट डेप्थ्स। ओके ये एनालिसिस करके ही उन्होंने एक तरीके से इन्फरेंस लगाया है कि अच्छा इस डेप्थ पे इतना होगा। लेकिन ये सब डायरेक्ट फोर्सेस काम के है क्या, एक लिमिट तक काम के है, उसके बाद हम उनके बारे में ज़्यादा वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो क्या करेंगे अभी, तो फिर हम यहाँ पर जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की तरफ। अब ये इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से आते हैं, तो इसमें मेटियोर्स, ग्रेविटेशन फील्ड, ओके मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। अब मेटियोर्स क्या है, अब मेटियोर्स these are the material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. okay? अब सबसे पहली बात तो मेटियोर्स ये एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं। ओके अब वो जब पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो पृथ्वी भी तो एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो इनका स्ट्रक्चर जो मेटियोर जो है इनका स्ट्रक्चर एंड पृथ्वी का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है। ओके और इसी के वजह से अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो इनके साथ, इनके स्ट्रक्चर के साथ हम अर्थ का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। राइट तो इसके वजह से हमें यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है। ओके हालांकि इससे भी हमें उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती।
तो इसके लिए हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक चीज़ हमें पता चलती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ के ऊपर सभी लोकेशंस के ऊपर सेम है क्या? नहीं है। हमें इसकी वैल्यू चेंज होते हुए दिखाई देती है। डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती है। पोल्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, और इक्वेटर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? कम। इसके पीछे रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि एवरी body in the universe attracts every other body which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, inversely proportional to the square of distance between them। मतलब वहाँ का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ओके सेंटर से इक्वेटर तक, सॉरी सरफेस तक, ये इक्वेटर पे ये 21 किलोमीटर लगभग, ओके इस साइड में और इस साइड में लगभग ये जो इक्वेटर है यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ द अर्थ से कंपेरेटिवली ज़्यादा है पोल से। ओके, इसके वजह से यहाँ पर जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो मिलती है वो क्या होती है? कम मिलती है। ओके, कंपेरेटिवली, और यहाँ पर ज़्यादा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पता चल जाती है। अब उसके साथ क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अल्सो सिर्फ डिस्टेंस के साथ नहीं, तो यहाँ पर किस तरीके का मास ऑफ मटेरियल है इसके साथ भी अफेक्ट होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो मास ऑफ मटेरियल के साथ भी ग्रेविटी की वैल्यू अफेक्ट होती है। ओके, और मास ऑफ मटेरियल कैसे है कि इट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ मटेरियल इन्फ्लुएंसेस द ग्रेविटी वैल्यूज। ओके, हर जगह पर तो ये यूनिफॉर्म मास ऑफ मटेरियल का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ है, तो कौन कौन सी जगह पर किस किस तरीके का मास ऑफ मटेरियल हमें यहाँ पर मिलता है, तो उस तरीके की वहाँ की जो ग्रेविटी की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं। ओके, ग्रेविटी की वैल्यू वहाँ पर कितनी होनी चाहिए और वहाँ पर एग्जैक्ट ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिल रही है, ये एक तरीके से चार्ट बनाया जाता है, इसको ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। और इसको एनालिसिस करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ मटेरियल जो अर्थ के इनसाइड हमें यहाँ पर दिखाई देता है, इसको एनालिसिस करते हैं। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक सर्वेज होती है। मैग्नेटिक सर्वेज में मैग्नेटिक मटेरियल को हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो अर्थ के इनसाइड है। ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में किस तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट है, और वहाँ से हमने मैग्नेटिक, जैसे ग्रेविटी एनोमली हम यहाँ पर स्टडी करते हैं उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्वे करते हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी मैग्नेटिक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, और उसको स्टडी करके भी हम वहाँ का मास ऑफ मटेरियल चेक करते हैं। अब सिस्मिक एक्टिविटी। अब सिस्मिक एक्टिविटी ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए अर्थ का इंटीरियर स्टडी करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर अर्थक्वेक जो आता है, ओके, तो यही से ये सिस्मिक वेव जो होती है, यही अर्थक्वेक वेव्स को ही सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ओके, और यहाँ से हमें कंप्लीट लेयर्ड, मतलब कंप्लीट तरीके से अर्थ का इंटीरियर पता चल जाता है कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा लेयर प्रेजेंट है। ओके, अर्थ के अंदर ये लेयर्ड इंटीरियर जो है ये पूरी तरीके से हमें सिस्मिक एक्टिविटी से पता चलता है। ओके, सिस्मिक वेव्स से। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर गैप लेंगे और सिस्मिक वेव्स को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे।